और सॉल्यूशन चैप्टर में हम जो है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे थे, है ना। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो मैंने डिस्कस कर ली थी, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, और पार्ट्स पर मिलियन। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करवा दिया था आपको, है ना। इस तरीके से ये कुछ लास्ट क्लास का है ना। इसमें देखो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, ठीक है जी। होमोजीनियस का मतलब हो गया विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। फिर मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो मेन कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो होते हैं दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको बात डिस्कस की थी कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन है ना। कौन सा सॉल्यूशन है हमारे सिलेबस में? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, ऐसे सॉल्यूशन को मैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलता हूँ, ठीक है जी। फिर मैंने आपको एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन बताया था, और गैसीय सॉल्यूशन बताया था। सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, सॉल्वेंट उसमें सॉलिड रहेगा, सॉल्यूट उसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। On the other hand, in case of a liquid solution, solvent is fixed, that is liquid, और solute solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। In the similar way, in case of gaseous solution, solvent is gas, solid में भी solid, में भी liquid, में भी gas। तो ये 9 तरह के solution जो थे इस तरीके से फॉर्म होते थे। तो वो 9 तरह के solution मैंने आपको बताए थे विद एग्जांपल्स। फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट किया था, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, है ना। तो कुछ माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स हमने इसमें देखी थी, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इसमें बताई थी वेट बाय वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है जी। बाकी जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है जी? 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व कर सकता हूं उसको मैं बोलता हूं किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, है ना। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज बेसिकली weight of solute, weight of solute dissolved per liter of solution, weight of solute dissolved per liter of solution, ठीक है जी। 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व कर सकता हूं उसको मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलता हूं। सो स्ट्रेंथ एस विल बी इक्वल टू, अब मैंने आपको देखो नोटेशंस बताई थी कि मैं जो है वो ए से किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ए से मैं सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, और जनरली बुक्स में भी यही जो है वो नोटेशंस चलती हैं, और बी से मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखो क्या लिखा है मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन केस आपको जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो ml में दिया है, सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज WB अपॉन वॉल्यूम इन ml और इनटू 1000। अब ये 1000 कैसे आता है? आपको पता है कि जब आप लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो तब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है जी बात। तो ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब जो मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जहां से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन भी आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स। और मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं। और मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हुए हैं
उसको मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी बोलता हूं, है ना। तो क्या बोला मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, dissolved पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गई थी किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी। अब मोलरिटी को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, एम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को छोटे एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉल्यूट के लिए नोटेशन यूज करता हूँ बी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल। ठीक है जी बात। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एन बी विल बी इक्वल टू, अगर वॉल्यूम एमएल में दिया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने क्रैम किया होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्रैम नहीं करना होता, उसको हम अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन बी, एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, समझ गए। तो यहां पर ये जो एन बी है, यहां पर ये जो एन बी है दैट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू बी बाय एन बी। ठीक है जी, व्हाट इज डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी इज वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड व्हाट इज एम बी, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, एनबी को मैं डब्ल्यू बी बाई एम बी से रिप्लेस कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल, दिस इज द formula for molarity. And what is molarity? It is the number of moles of solute dissolved in a liter of solution. तो क्या आपको ये कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे और यूज की जाती हैं, जैसे डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है जी, उसके बाद आता है डेसी के बाद आता है सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मोलर। ठीक है जी, उसके बाद मिलीमोलर आता है, मिलीमोलर, मिलीमोलर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 मोलर, दैट विल बी इक्वल टू 0.001 मोलर। ठीक है जी बात, इतनी बात क्लियर है। अब एक पॉइंट बना के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में जरूर आ सकता है। पॉइंट क्या है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी को 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो उसको बोलता हूं मैं डिमल कंसेंट्रेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, शायद हो सकता है आपने पहली बार ही सुनी हो। इफ मोलैरिटी इज सीन, इफ मोलैरिटी इज सीन एट 0 डिग्री सेल्सियस, it is called, it is called dimal concentration, it is called dimal concentration। ठीक है जी बात। अब मोलैरिटी मैंने आपको क्लियर कट बता दी, अब एक न्यूमेरिकल यहां से करवा देता हूं। ठीक है जी बात, तो अब हम यहां से एक मोलैरिटी का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved, 4 gram of NaOH is dissolved in 250 ml, 250 ml of water, of water. Find molarity of solution, find molarity of solution। ठीक है जी, तो करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार अपने आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। अब देखो इसके यूनिट भी यहाँ पे साथ में मेंशन करके लिख लेना, मोलैरिटी के यूनिट क्या आते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है जी, ये यूनिट होते हैं मोलैरिटी के, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन।
अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाए वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ना। तो बताओ, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी? आंसर इज यस। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। तो कई बार आपसे तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, या कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ गई जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अब देखो, जब भी न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले आपको उसमें क्या गिवन है वो लिखते हैं। तो देखो, बोला है 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये 4 ग्राम क्या है? इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया है? 4 ग्राम दिया गया है। ठीक है जी। तो ये गिवन मास आ गया, और मोलर मास NaOH का आप निकाल सकते हो। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकलेगा जी? सोडियम का एक एटम का मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, दैट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम। तो MB 40 ग्राम आ गया। ठीक है जी। अब वॉल्यूम इसमें ml में दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? वॉल्यूम इन ml हमारे पास दिया गया है 250। ठीक है जी। और हमने मोलैरिटी निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो, m विल बी इक्वल टू W भी इंटू 1000 होता है, तो 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना आया? 40। MB में 40 आ गया, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है? 250 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 0.4 मोल पर लीटर। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? Yes, sir. अब देखो, कई बार यहाँ पे क्या करता है वो, इस क्वेश्चन को और बदल कैसे सकता है। कई बार वो डेंसिटी का कंसेप्ट जो है क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। सबको क्लियर है जी ये क्वेश्चन जो मैंने मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8% H2SO4 having density 1.1 ग्राम पर ml। अब क्वेश्चन को मैंने टोटली चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या किया है? आपको यहां पे वॉल्यूम दिया है, नहीं दिया है? नहीं दिया है ना। तो हम देखो इसमें गिवन क्या है, उसके बेसिस पे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, बोला है 9.8%, है ना। तो यहां से 9.8% से मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 9.8। ठीक है जी। और MB की बात करता हूं, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कितना आता है जी? वो कितना आएगा? देखो, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 4, इट कम्स आउट टू बी 98 ग्राम। तो 98 ग्राम क्या आया? इट इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? और आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दी गई है? 1.1। ठीक है जी। और देखो, एक चीज और बोली है उसने, फाइंड 9.8% H2SO4। तो मतलब यहां पर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लू? 100 मान लो। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मेरे को निकालनी है मोलैरिटी। ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी तक आपको क्या पता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको ये पता है, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है। तो देखो, हम इसको कैसे करेंगे? हमें एक बात पता है
कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। ठीक है जी। और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ऐसे हो जाएगा जी। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर है, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, वेट ऑफ, मतलब अगर डेंसिटी कहीं पे दी होगी तो मैं इस फॉर्मूले को बदल दूंगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये केवल और केवल मोलैरिटी निकालने के लिए तब वैलिड होगा जब आपको डेंसिटी दी गई होगी। ठीक है, तो अब हमें हर चीज पता लग गई है, हम उसको ऐड करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो डब्ल्यू बी कितना हो गया जी, 9.8 हो गया, लिख दिया, इंटू 1000 भी लिख दिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी गई है, 1.1 दी गई है, बिल्कुल लिख दिया जी। ठीक है, एम बी कितना निकाला है हमने, देखो H2SO4 का 98 निकाला, और 9.8% बोला है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.1 मोलर। सॉल्व करके देख लेना, क्या आंसर आएगा, 1.1 मोलर आंसर आएगा। समझ गए जी इस बात को। देखो ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं आपको फिर भी करा रहा हूं, वैसे जो आपके पेपर का लेवल है वो यहां तक का ही क्वेश्चन उसमें आएगा, बट अगर इन केस आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। समझ रहे हो जी, आपसे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया। ओके, तो हम अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को मैं छोटे m से रिप्रेजेंट करता हूं। अब व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in dissolved in 1 kg of solvent। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं, उसको मैं मोलैलिटी बोलता हूं। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, m विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ऐसे लिखता हूं इन किलोग्राम। अब अगर ये ग्राम में दिया होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा NB अपॉन WA इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है जी। अब NB को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, WB बाय MB से, अभी आपको बताया है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जी। तो क्लियर है आपको ये बात, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। क्वेश्चन दे रहा हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो मोलैरिटी थी उसके यूनिट क्या आए थे मेरे पास, मोल पर लीटर। यहां पर यूनिट क्या आएंगे, मोल पर किलोग्राम। क्या यूनिट आएंगे, मोलैलिटी के मोल पर केजी। समझ गए जी बात को। अब एक न्यूमेरिकल करा देते हैं यहां से आपको। न्यूमेरिकल ये है, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन in which 4 gram of NaOH is dissolved in 450 gram of water।
बताओ आंसर जल्दी से। जल्दी से आंसर दो जी। तो m विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इधर कितना दिया गया है, अगेन 4 ग्राम दिया गया है, इंटू 1000। एम बी एन एच के लिए 40 होता है, और ये कितना दिया गया है 450। Sir, 0.22. 0.22। Yes, sir. ओके, यहाँ पे तो आगे, यहाँ पे 8/36 इतना ही 15 जी। दैट विल बी इक्वल टू 4 से चला जाएगा ना अभी भी। 0.2 इस तरीके से आ रहा है कुछ, कितना बताया जी? 0.2। Yes, sir. 0.2. Yes. Yeah. ओके, ठीक है जी, आंसर 0.2। समझ गई थी बात को? इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मेरे पास बताने के लिए और बहुत सारी डिटेल एंड कंसंट्रेशन टर्म है, बट जितनी आपके काम की है उतनी ही बताता हूँ, है ना। अदरवाइज एक क्लास में फिर एक ही कंसंट्रेशन टर्म होगी, आप बोलोगे कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास नॉर्मेलिटी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, जो मोलैलिटी है उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आया, कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आया। सो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती मोलैलिटी। सो ये क्वेश्चन भी आता है, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर कंसंट्रेशन टर्म एंड व्हाई। तो आप लिख सकते हो उसमें, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज बेटर कंसंट्रेशन टर्म देन मोलैलिटी बिकॉज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, मतलब रिएक्शन यहाँ पे करवाओ या राजस्थान में करवाओ, मोलैलिटी एक जैसी ही आएगी, जबकि मोलैलिटी में वेरिएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है और राजस्थान का टेम्परेचर कुछ और है। ओके, सो नॉर्मेलिटी एन क्या होती है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी, अब देखो यहां पर भी वॉल्यूम आ गया, जहां पर भी वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो मतलब नॉर्मेलिटी भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। समझ गए बात को? अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, है ना। तो पहले आपको वो बताता हूं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ स्पीशीज डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए? मास ऑफ स्पीशीज डिवाइड बाय एन फैक्टर, इस तरीके से ये चीजें निकल जाती है ना। या यहां पर इक्वलेंट मास भी ले सकता हूं, इक्वलेंट मास। अब व्हाट इज इक्वलेंट मास?
इक्विवेलेंट मास का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे वन नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है, मान लिया आपको लैब में बोल दिया कि वन नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन बनाओ, और एक तरफ और आपको बोल दिया कि 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। अब आपको पता है कि जब मैं नॉर्मेलिटी लेता हूं तो उसमें मैं ग्राम इक्विवेलेंट लेता हूं, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, कितना आता है 98, और H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना है 2 है, तो मतलब इसके 46 ग्राम डिसॉल्व करने पड़ेंगे कितने में 1 लीटर में, मतलब 46 ग्राम। अगर H2SO4 को मैं 1 लीटर पानी में घोल देता हूं तो जो सॉल्यूशन बन के सामने आएगा दैट इज वन नॉर्मल सॉल्यूशन। और यहां पर कोई भी ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लेता हूं, यहां पर मेरे को 98 ग्राम को 1 लीटर में डालना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है जी। तो एन फैक्टर कैसे देखते हैं, इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे मैं देखो कुछ चीजों का आपको एन फैक्टर बता देता हूं, जैसे मान लिया NaOH है, या HCl है, या HNO3 है, तो इन सभी केसेस में एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। जैसे H2SO4 ले लिया, यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। H3PO4 ले लिया, यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गई जी बात को? Yes, sir. अब देखो जिनमें एन फैक्टर 1 आ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिनमें एन फैक्टर 1 आ रहा है उनमें चाहे मैं 1 मोलर सॉल्यूशन बनाऊं या 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाऊं, जो अमाउंट होगा वो सेम रिक्वायर्ड होगा। मान लिया कि अगर आपको बोला जाए कि 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाओ और 1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन बनाओ, तो कितने ग्राम HCl ऐड करना पड़ेगा 1 लीटर में? 36.5, और यहां पर भी 36.5। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो कैसे निकलेंगे, इसका वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, और HCl के लिए एन फैक्टर कितना बताया हुआ है वो कितना ही आ जाएगा, 36.5 ग्राम ही आ जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। क्या इस बात को समझे या नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो यहां से एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है किसके किसके बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपको भी लिखा रहा हूं, दैट इज नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है जी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और यहां से पक्का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं क्वेश्चन विद क्वेश्चन करा के देता हूं आपको ये बात, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लो कोई भी। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, नॉर्मेलिटी ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 इज, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली कमीशन में आ सकते हैं। तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब आपको देखो एक चीज का पता है कि H3PO4 क्या है, एक एसिड है, और एसिड के केस में देखता हूं बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो इसको जब तोड़ूंगा तो ये ऐसे टूटेगा, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया जी, एन फैक्टर आ गया 3। तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, है ना। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, एन फैक्टर आ गया है 3 गुना मोलैरिटी कितनी है दी हुई है क्वेश्चन में 1.5, आंसर कम्स आउट टू बी 4.5। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का आ सकते हैं, इस टाइप के जो ये वाला टाइप बताया। और ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई 30 सेकंड में कर सकता है।
तो इस चीज को अच्छे से नोट करके लिख लो, फिर मैं आपको अगली कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताता हूँ। अब देखो ना, एक क्वेश्चन कई बार और आ जाता है, वो भी मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या किया होता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करवाया होता है ना, और हो सकता है आपसे वॉल्यूम पूछ ले, आपसे मोलैरिटी पूछ ले। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको मोलैरिटी का कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर अगर मोलैरिटी मिक्सिंग के लिए आती है तो वो कैसे निकलती है, यहाँ पे इक्वेशन लगती है M1V1 इक्वल टू M2V2। अब ये कहां लगेगी वो बताता हूं अभी, समझ गए जी? ये इक्वेशन कहां लगेगी वो अभी बताता हूं आपको। देखो जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 ml HCl, how much volume of 10 ml HCl should be diluted, how much volume of 10 ml HCl should be diluted with water, with water to prepare, to prepare 2 liter of 5 molar HCl। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेरे पास 10 मोलर HCl का सॉल्यूशन है ना, उसका मैं कितना वॉल्यूम लूं ताकि मैं उससे 2 लीटर 5 मोलर HCl बना सकूं। तो यहां पर वो इक्वेशन लगेगी M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई जी? अब यहां पर आप गिवन लिख सकते हो, यहां पर आप मेड लिख सकते हो। अब देखो गिवन में M2 कितना है, यहां पे 2 लीटर, सॉरी 5 मोलर, और V2 कितना है, यहां पे 2 लीटर है, और M1 कितना है, 10 मोलर है। तो जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। M1 की जगह आ गया 10 मोलर, उसका कितना वॉल्यूम लिया जाए V1, ये मेरे को फाइंड आउट करना है ताकि मैं 5 मोलर 2 लीटर सॉल्यूशन बना सकूं। तो यहां से V1 निकाल नहीं सकते आप, 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 लीटर। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर चलते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगली कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट आउट ऑफ टोटल मोल्स, है ना। अब हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है केवल और केवल, तो हमने एक चीज देखी है कि मान लिया कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बना है ना, ए जिसमें सॉल्वेंट है, बी जिसमें सॉल्यूट है ना। तो ए के मोल कैसे लिखूंगा, Na करके लिखूंगा। व्हाट इज Na? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज Nb? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन लिखना है मेरे को एक कंपोनेंट का। एक कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है, दूसरा क्या है, सॉल्यूट है। तो देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो XA विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। सिमिलरली x भी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय Na प्लस Nb। देखो अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो उसके मोल ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है।
अब दो कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। अगर मान लिया कि आपको कल को एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पेपर में गिवन दे दे और दूसरे का पूछ ले तो उसको 1 से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को जी? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आपकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कंक्लूड करूंगा कि हमने जैसे कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स देखी, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखी वेट बाय वेट परसेंटेज, फिर हमने देखी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने देखी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने देखी पार्ट्स पर मिलियन, फिर देखी स्ट्रेंथ, फिर देखी मोलैरिटी, फिर देखी मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन, है ना। इस सिनेरियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म को देखा। अब जहां पर भी जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जहां पर टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम नहीं आया वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मैं एक वो बना के आपको बता देता हूँ टेबल सा कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। पहले बात करता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन सी है जी, बताओ जल्दी से, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले आ जाएगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरी आ जाएगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी आ जाएगी स्ट्रेंथ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें मोलैरिटी। अब बात करता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन सी बोलो, शाबाश। मोलालिटी सर। सबसे पहले आ जाएगी जी मोलैरिटी, और वेट बाय वेट परसेंटेज, और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये बातें कुछ ध्यान रखना। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाता हूँ, कल मैं इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ। That's all for today. Thank you.